हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। वो है हमारे पास प्रूफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कर्ल होती है वो जीरो के इक्वल होती है। क्या कर्ल होती है? फिर तो समझते हैं क्या जीरो होता है, किस तरह जीरो के इक्वल होती है। पहले समझते हैं कर्ल क्या है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी ये रिप्रेजेंटेशन देता हूं। हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज की लाइन से ये क्या, इसकी लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, these are electric field lines of this charge। ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ओके। ये हो रही है इस चार्ज से, ये इस चार्ज की लाइंस में हो रही है डाइवर्जेंस। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस है लाइंस की। ये इस लाइंस में कर ले नहीं है, कर ले होती किस में है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ऐसा नहीं कर होती नहीं, हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होती। But especially when we are going to deal with a stationary field, जब हम स्टेशनरी फील्ड से डिस्कस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं, तो उसी केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अदरवाइज जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये इसकी ब्रांचेस ये। जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाते हैं तो वहां पर हम फैराडेस लॉ पढ़ते हैं, फैराडेस लॉस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स। तो हमने अब देखते हैं कि कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह कर्ल करती है। वहां पर कर्लिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, मगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कर्लिंग नहीं है। इट मींस when we are going to deal with electrostatics, in that case there is कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या होगा? जीरो होगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करते हैं, जब स्टेशनरी फील्ड को हम डिस्कस करते हैं, एक कंजर्वेटिव फील्ड को डिस्कस करते हैं, उसी केस में जो फील्ड की कर्ल होती है वो क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है। यहां पर क्या होगी? ये दिस डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस है। कर्ल किस तरह हो सकती है इसकी रिप्रेजेंटेशन में? तो जैसे आप सोलिनॉइड या टॉरॉइडल फील्ड वगैरह स्टडी करते थे, तो ये यहां पर फील्ड में कर्ल है, मगर जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं उसी केस में ये आती है। जब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो के इक्वल है। अभी हमें ये चीज प्रूव करनी है, ओके। और दूसरी पॉइंट कि जो फील्ड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशंस इस सिचुएशंस को, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, इसको एक्सेप्ट करती है, उन फील्ड को कहा जाता है these are called a rotational field। these are called a rotational field। अभी ये सवाल आया था कमीशन में, ये क्या होती है? ए रोटेशनल, उसी को कहते हैं ए रोटेशनल फील्ड। तो ए सेम ये एमसीक्यूज अभी टेस्ट में आया था, जो भी इलेक्ट्रिक की टेस्ट हुई 2024 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिनका होता है जीरो, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो रोटेशनल होती हैं, इरोटेशनल होती हैं। तो क्या होती है? वो इरोटेशनल होती हैं, ठीक है। तो सपोज करें हमारे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम अवेलेबल है, ये x एक्स है, ये हमारे पास क्या है? ये y एक्स है, और ये हमारे पास क्या है? z एक्स है। हमने इसको एज अ थ्री डायमेंशनल सिस्टम बना दिया है। क्या कर लिया? इसको थ्री डायमेंशनल सिस्टम बना दिया। अभी हम क्या करते हैं? सपोज करें हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है? हमारे पास ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से लेकर हमें इस बी पॉइंट तक सपोज करें वर्क करना है। वी हैव टू डू वर्क एट दिस पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। ये हमारे पास क्या है? बी पॉइंट है। तो इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज आर ए। क्या ये आर ए डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज आर बी। तो हमें वर्क करना है यहां से लेकर यहां तक। सपोज करते हैं इसको कहते हैं ए पॉइंट को, दिस वन पॉइंट, वन फर्स्ट पॉइंट एंड दिस सेकंड पॉइंट। तो नाउ वी हैव टू डू वर्क। तो वर्क जब हम ए से जाते हैं बी की तरफ, तो हम लिखेंगे, या 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो लिखेंगे 1 2। ओके। अगर हम बी से या ए की तरफ, या 2 से या 1 की तरफ, तो लिखेंगे 2 to 1। बाकी क्या होगा? यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, दिस विल बी नेगेटिव।
तो इनको हम टोटल सम अप करेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 2 इज इक्वल टू माइनस में 2 1 इस तरह लिख सकते हैं। वर्णन क्या इक्वल है ना, बल्कि डायरेक्शन सब अपोजिट है, पहले a टू b फिर b टू a। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 टू 1। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन क्या था हमारे पास 0 होता है। तो इन कंजर्वेटिव फिगर्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या मिला है हमें, टोटल वर्क डन आया है हमारे पास 0। ओके, तो ये आपको बात माइंड में जाए कि वर्क डन यहाँ क्या होता है 0 होता है क्रॉस पाथ में। ओके, दूसरी पॉइंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर इन r यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं या हम इसको लिमिट्स की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। लिमिट क्या है a टू b, या हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, चलो ठीक है a टू b लिखते हैं e डॉट dl। तो सिंपली आपको पता है कि ये a टू b सेम, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये ऊपर गिवन है, आप इधर को इसको इधर पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर इन r यूनिट वेक्टर इनटू dl, इनटू dl आप करें। तो dl का वैल्यू क्या होता है, दिस dl इज एक्चुअली इक्वल टू, जब हम आते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास जो dl होती है ये बराबर होती है r यूनिट वेक्टर d थीटा प्लस में r d थीटा फाई प्लस में ये बराबर होती है हमारे पास r sin थीटा d फाई यूनिट वेक्टर। तो आप इस dl के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है dl है, तो आप इस dl के वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हैं, तो आप प्लेस करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट लेक्चर्स में ये चीज स्किप की जाती है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को पुट करें, जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर a to b e dot dl इंटीग्रेशन a to b 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर से, और क्या डॉट प्रोडक्ट dl का वैल्यू क्या हमारे पास ये r यूनिट वेक्टर d थीटा प्लस में r d थीटा फाई, ठीक है, प्लस में r sin थीटा d फाई यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इस r यूनिट वेक्टर को r यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेम यूनिट वेक्टर से, जवाब क्या आता है 1 आता है, ये r dr, ठीक है r dr। जब r यूनिट वेक्टर मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, i डॉट i करते हैं, j डॉट j करते हैं या t डॉट t करते हैं, उनका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो सेम में यहां पर भी क्या आएगा 1 आएगा। ओके, जब इस r यूनिट वेक्टर को फिर मल्टीप्लाई करें इस 5 यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आएगी। ओके, यहां पर क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट इसकी 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब हम इस r यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर 5 यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये भी डिफरेंट है, जब i डॉट j करते हैं तो क्या आता है 0 आती है डॉट प्रोडक्ट। तो सेम है यहां क्या डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, इस केस में हमारे पास जो इसकी डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगी 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 इक्वल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, मैं इसको बदल देता हूं। ओके, तो ये लेकर आएगा a to b a dot dx is equal to a to b। अच्छा, ये लिमिट पुट करें आप r a to r b डिस्टेंस की टर्म्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है, r a to r b आप पुट कर लें 1/4 pi epsilon q upon r square, q upon में r square, और r यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई r यूनिट वेक्टर विल बिकम्स इक्वल टू 1, तो हमें क्या बचेगा dr बचेगा, दिस विल बिकम्स इक्वल टू dr। ओके, तो आप क्या करेंगे इन सारे वेक्टर्स को कॉमन लेकर आए बाहर लेकर ब्रैकेट से,
तो हम ये बाहर लेकर आएंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r a to r b dr अपॉन में r स्क्वायर dr अपॉन में r स्क्वायर, ये और ये हमने दोनों को कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा dr अपॉन r स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करें a to b e डॉट dl q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r a to r b, ये नीचे पावर प्लस का ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इसकी जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बराबर होगी -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जितना पावर में उसको 1 से ऐड करेंगे और जो जितना टोटल पावर नेट पावर मिलेगा उसको हम डिवाइड भी करेंगे। ओके, तो जो पावर आएगा ये होगा -1 अपॉन -1 -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 तो -1, तो ये ऊपर है माइनस का, नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा -1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r, लिमिट क्या है r8 r8 rb, ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं तो ये आप सेम रखते हैं a to b e डॉट dl। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस स्टेप को लेकर लिमिट्स पुट करें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट क्या है r b -1 अपॉन में r b -1 अपॉन में, देखिए माइनस फार्मूले की और लिमिट पुट करते हैं -1 अपॉन r a, माइनस माइनस से क्या आ जाएगा ये होगा प्लस r a, क्या है अपर लिमिट -1 अपॉन r b माइनस लोअर लिमिट -1 अपॉन r, लोअर क्या है r a, तो एक फार्मूले की माइनस और एक इस कंडीशन की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ये टर्म में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं a to b से e डॉट dl q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 1 अपॉन a r a -1 अपॉन r b, प्लस वाला टर्म मैंने आगे लिखा माइनस वाला टर्म इसके पीछे लिखा है, जस्ट ये चेंजिंग किए। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, यहाँ पर अभी एक कंडीशन होगी, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है जब हमारे पास क्लोज पाथ आता है, व्हेन देयर इज अ क्लोज पाथ, जब क्लोज पाथ आएगा तो उसी केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ओके, और दूसरी पॉइंट जब क्लोज पाथ आता है तो उसी केस में क्या होता है r a r b, r a का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस r b का भी होगा, मतलब क्या हुआ कि r a r b, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन r a -1 अपॉन r a, दोनों क्या होंगे इक्वल व्हेन देयर इज अ क्लोज पाथ। ओके, इफ देयर इज अ क्लोज पाथ, अगर क्लोज पाथ होगा क्या होगा r a r b, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं a to b e डॉट dl q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r a -1 अपॉन में r a, r b की जगह क्या पुट करेंगे r a पुट करेंगे, या r a की जगह r b पुट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a to b e डॉट d a q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, तो e डॉट d a आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 0 आ जाएगी, e डॉट d a से क्या होगा 0, तो आपको ये कंडीशन माइंड होनी चाहिए e डॉट d इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है 0 के इक्वल है। अभी हम यहां यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम वी विल गेट समथिंग लाइक दैट, हम यहां पर कुछ न्यू चीज हासिल करेंगे जब स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे। ओके, रिमूव कर देता हूं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, by using Stokes theorem
we will get स्ट्रक्चर में क्या होता है, कर्ल ऑफ v into dA element at b is equal to e sorry v dot dl, इसके इक्वल होती है। ओके, तो हमारे पास ये जो v है दिस का वेक्टर क्वांटिटी वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इसके वैल्यू पुट कर सकते हैं a to b कर्ल ऑफ e, v क्या है हमारे पास, v एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी a into dA और क्या a to b e dot dl, e dot dl, तो हमारे पास v क्या है, दिस इक्वल e dot dl लिमिट क्या a to b, तो आपको पता है कि e dot dl हमने किसके इक्वल लिया है, e dot dl is equal to 0, यानी 0 के इक्वल लिया है, तो आप इसका वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ना ये सारा टर्म 0 के इक्वल है क्या है? अच्छा, ये बात आपको मैं, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन है, जब हम लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन में देयर इज क्लोज इंटीग्रेशन, जब क्लोज पाथ होगा तो उस केस में यहां पर क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटीग्रेट करेंगे। ये हमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, ये आप करेक्ट कर लेना। क्या है, इफ देयर इज क्लोज पाथ, जब क्लोज पाथ होगा तो r इज इक्वल r भी होगा, तो क्लोज पाथ के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू e dot d is equal to 0, ये 0 के इक्वल है, तो आप 0 पुट करें, a to b कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and d is equal to 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मैंने क्या बचेगा, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है वो किसके इक्वल है, this is equal to 0, so now we have verified this that curl of electric field is equal to this one, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है जो 0 के इक्वल आ रहा है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है फील्ड, उसी फील्ड को कहा जाता है दिस कॉल्ड इरोटेशनल फील्ड, दिस कॉल्ड इरोटेशनल फील्ड। So that's the way of our today's lecture. If you have any question, you can comment me, you can ask me. Okay. So ये था हमारे पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और ये आपको बात मालूम चाहिए कि हमने यहाँ पर जो dl का वैल्यू लिया था ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशनल सिस्टम, तो ये भी आपको बात मालूम होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन क्या होगा, जो क्लोज पाथ है उसमें वर्क डन क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ये भी बात मालूम होनी चाहिए। और जो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उसको क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड रोटेशनल फील्ड, उस फील्ड को क्या कहते हैं, रोटेशनल फील्ड कहते हैं। So if you have any question, you can comment me, you can ask me, I will respond to you as soon as possible. Okay, so we are see you next. Thank you.